गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? गुड। प्लस वन बच्चों, ये आज हमारी 37 क्लास है प्लस वन फिजिक्स की, और ये मेरा 37वां लेक्चर होगा आज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो मैंने इसके लिए क्या कहा था आपको कि फॉर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन वी कैन राइट 3 इक्वेशंस। वो मैंने 3 इक्वेशन लिखी थी, और क्या कहा था, देयर आर 4 वेरिएबल्स v1 v2 थीटा 1 एंड थीटा 2। क्या है v1 v2 थीटा 1 थीटा 2? क्या था इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन? कि एक मास m1 है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u1 striking elastically with another mass m2 moving with velocity u2. After the collision, both the masses are moving with speed v1 and v2, making an angle theta 1 and theta 2 with their original line of motion. So before collision and in this collision, what happens? The momentum is conserved along x-axis, y-axis, and kinetic energy is also conserved because collision is elastic. So we have written 3 equations: m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. This is the equation of conservation of momentum for x-axis. Second equation is 0 is equal to m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2. This is the equation of conservation of momentum for y-axis. And third equation थी half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. तो यहाँ पे मैंने कहा था कि as we are having 3 equations but there are 4 variables v1 v2 theta 1 and theta 2, we can't solve them. तो यहाँ पे एक important result ड्राइव किया था कि in case here m1 is equal to m2, तो क्या कहा था कि दोनों मासेस के बीच में जो सम ऑफ एंगल होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स u1 u2 डिवाइड बाय v1 v2 मींस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू u1 u2 डिवाइड बाय v1 इनटू v2। तो यहाँ पे एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया था कि इफ ए मास m colliding elastically with a stationary mass m2, then after the collision the both the masses will move perpendicular to each other. तो कैसे ये आया? क्योंकि क्या है, u2 0 है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 बन जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या बन गया था, 90 डिग्री बन गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन भी देखने में नहीं लगता कि दो मासेस एक ही लाइन में जा रहे हैं, मींस एक मास रेस्ट के ऊपर है, कोलाइड करने के बाद दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रैक्टिकली देखने में नहीं लगता, पर प्रैक्टिकली होता भी है ऐसा। बिलियर्ड बॉल्स में तो बहुत बार होता है, आप बिलियर्ड बॉल्स खेलोगे तो वहां पे बहुत बार मिल जाएगा ऐसा। तो मींस आफ्टर द कोलिजन उनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मींस आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद मैंने 4 आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे कि अगर एक मास किसी हाइट एच से ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करता है, उस मास और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e है, तो आफ्टर द striking with the ground it will rebound to a height that is equal to h into e square होगी। और फिर एक इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था कि आफ्टर nth rebound its height will be h e raised power 2n होगी, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग द रेस्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा दैट इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, और टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग एट रेस्ट क्या होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव किया था कि इंपल्स इम्पार्टेड ड्यूरिंग दिस कोलिजन और चेंज इन मोमेंटम जो होगा दैट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस p इंटू 1 plus e divided by 1 minus e. What is here p? P is the initial momentum of that body. और क्या कहा था, that is
under m into under root of 2gh into 1 plus c divided by 1 minus c. Here is the coefficient of restitution between this body and ground. तो ये मैंने आपको चार आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट करवाए थे इसके लिए. और फिर मैंने आपको एक इन इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल दी थी कि if a mass m1 moving with velocity u1 collides with another mass m2 which is moving with velocity u2, after the collision both the masses club together. In that case the loss in kinetic energy क्या होगी, that is m1 m2 u1 minus u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2 होगी. बहुत अच्छे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं. So after that I have discussed with you impulse. What is this impulse? मैंने क्या कहा था कि एक्शन ऑफ द फोर्स, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, उन फोर्सेस को हमने क्या कहा था, इंपल्सिव फोर्स कहा था. एक्शन ऑफ दैट फोर्स गिव दी इंपल्स. ऑलवेज दिस इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, जो जबकि शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है वो फोर्स क्या है, वेरी करती है. पहले जीरो से मैक्सिमम होती है, फिर मैक्सिमम से जीरो होती है, मींस एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस फोर्स की वैल्यू वेरी करती है. तो एक्शन ऑफ दैट फोर्स मींस प्रोडक्ट ऑफ दैट एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज गिव द इंपल्स और दैट गिव द चेंज इन मोमेंटम. तो क्या कहा था कि दिस इंपल्स दैट इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt और दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. और फिर मैंने आपको कहा था कि जितनी भी एप्लीकेशन है ये इंपल्स की, दिस इज बेस्ड अपॉन कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इंपल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू टाइम. एफ एवरेज इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. एफ एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो कहीं पे भी क्या होता है कि आपने फोर्स डिक्रीज करनी है तो वहां पे टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज करके आप फोर्स को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, जिससे बहुत सारी हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे जितने भी ग्लास के बर्तन वगैरह होते हैं वो उनकी पैकिंग क्या बड़े फ्लॉफी मटेरियल में पैक्ड होते हैं. क्या जब कभी भी उनको जर्क्स लगे तो व्हाट हैपेंस कि आपके पास जर्क लगने, जब जो जर्क लगेगा उस जर्क लगने से टाइम उन फ्लॉपी मटेरियल्स के कारण टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. फ्लॉपी मटेरियल्स जब आप थर्मोकोल में पैक होते हैं, थर्मोकोल में से जब वो फोर्स ट्रांसमिट होके जाएगी, टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज होने से उनका जर्क्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है और फोर्स, और जिससे क्या है, डैमेज कम होती है. आपके पास जितने भी व्हीकल्स होते हैं, 2 व्हील्स या 4 व्हील व्हीकल्स हैं, उनके व्हील्स के साथ हमेशा शॉकर्स लगे होते हैं. शॉकर्स क्या करते हैं, वो जो बॉडी के ऊपर जो जर्क्स लगते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं. वो कैसे जब अब्जॉर्ब करते हैं, जब कभी भी आपका व्हीकल क्या है किसी अनइवन रोड के ऊपर जाता है तो अनइवन रोड पे जाने से जब उसके ऊपर जर्क्स लगते हैं, उन जर्क्स का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है थ्रू शॉकर्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है फोर्स, जिसके कारण उस बॉडी के ऊपर वो अपना फोर्स क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसके कारण उन जर्क्स का इफेक्ट जो है उस व्हीकल के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. तो इस तरह से मैंने बहुत सारी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं ऑफ दिस इंपल्स. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कहता है व्हाट पार्ट डज द फिजिक्स प्ले इन द डिजाइन ऑफ रनिंग शूज. कहता है ईच पर्सन फुट इज डिफरेंट एंड ईच पर्सन रन इन ए डिफरेंट वे. ईच टाइम एन एवरेज रनर्स फुट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम reduces to 0, requiring a large impulse to reduce the stress of the load on the leg and foot of the runner. The time of impact has to be increased. So how this time of impact is to be increased? देखिए कहता है athlete shoes have 4 parts. One is the upper section, second is the inside, third is the muscle, and fourth one is the outside. The uppers are usually made up of lightweight materials that breathe. The muscles which is sand between the insole and outsole in the most important part of the shoe. Its cushions that foot increases the time of impact and absorbs the part of the force on the runners
body. A recent designs provide two sets of cylinders placed beneath the insole over the midsole. And what happened with that? With that, the time of impact increases and force decreases. The force which is put on the foot and leg, that decreases. So this is the very important in designing the running shoes, and here physics plays an important role in designing the running shoes. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था दिस इज द फिनिशिंग ऑफ अवर थ्योरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन. तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जैसे ही हमारी थ्योरी खत्म होती है तो हम इसकी एक एक टॉपिक करके इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. जैसे अब लास्ट टॉपिक हमारा इंपल्स मोमेंटम से खत्म हुआ है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से खत्म हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स भी यहीं से शुरू करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, कहता है इफ ए फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 2 + 3t acting on a body for a second, then calculate the impulse imparted by the body. तो जितनी भी आपके पास मैंने कहा है प्रॉब्लम है, they can be solved of this impulse. J is equal to impulse is equal to integration of F dt, that is equal to डेल्टा. यहां से सॉल्व करोगे. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फोर्स दी हुई है आपके पास 2 + 3t न्यूटन दी हुई है. कहता है कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है? 4 सेकंड के लिए एक्ट कर रही है. दिस इज एक्टिंग फॉर 4 सेकंड. इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इंपल्स imparted by this force. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंपल्स imparted by this force. इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? 0 to 4. ये एक्चुअली क्या है? दिस इज फ्रॉम t1 to t2. Force starting from 0 ending at 4 seconds. F is here 2 + 3t dt. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. This becomes 2t + 3t square by 2, 0 to 4. ये 0 लोअर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सारा 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 into 4 + 3/2 into 16. तो क्या आ जाएगा? 8 + 48 56 न्यूटन सेकंड इंपल्स इंपार्ट करेंगे. क्लियर? सो एक बार फिर देख लीजिए. इसको इंटीग्रेट किया. दिस बिकम्स 2t, दिस बिकम्स 3t square by 2. t की वैल्यू क्या रख दी? 4. दिस बिकम्स 8. यहाँ पे t की वैल्यू 4, दैट इज 16. 8 सॉरी दिस इज 24. दिस बिकम्स 24. सो दिस बिकम्स दैट इज 32 न्यूटन सेकंड आपके पास इंपल्स आ गई. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है ए ग्लास मार्बल हुज मास इज 100 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए. देखिए बच्चे जितनी भी ये मैं एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑल एग्जांपल्स आर गिवन इन मॉड्यूल. ये मॉड्यूल में दी हुई हैं. ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मेरा मॉड्यूल है. जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये मोबाइल नंबर है. दिस इज माय मोबाइल नंबर 9814828538. दिस इज माय मोबाइल नंबर और दिस इज माय ईमेल आईडी scgupta_bjp@yahoo.com. यहां पे मुझे मेल कर दीजिए. इस एड्रेस पे इस मेल के ऊपर मेल कर दीजिए या इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप कर दीजिए. आपको मैं अपने मॉड्यूल का लिंक भेज दूंगा. आपको मॉड्यूल आप अपने घर पर बैठ के अपने उसके प्रिंट निकाल सकते हो. और जितना भी मैं कुछ करवाऊंगा आपको ये सब कुछ मॉड्यूल में दिया होगा. मैं आपको जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको फिर बता दूं कि मेरे मॉड्यूल में है क्या. मेरे मॉड्यूल में टॉपिक वाइज हर टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल दिया हुआ है और हर टॉपिक की कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं. प्लस फिर उन सॉल्व्ड एग्जांपल से कुछ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपके पास असाइनमेंट दी हुई है. फिर आपके पास 2 असाइनमेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लगी हुई हैं.
दैट इज लेवल 1 और लेवल 2 की, और फिर उसके बाद जितने भी लास्ट 20 ईयर्स में नीट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी लगे हुए हैं। तो ये दी जाता इन डिफरेंट स्टेप्स में आपके पास, और आपने जैसे जैसे बोला है आपने मॉड्यूल्स को इन्हीं स्टेप्स में आपने करना है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, मॉड्यूल की जो थ्योरी है उसको अच्छी तरह पढ़ना है। सेकंड स्टेप में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको क्रैम करना है। फिर एक बार मैं कह रहा हूं, क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। फिर आपके पास टॉपिक वाइज आपने उनके जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं फिर वो करने हैं। फोर्थ स्टेप में आपने जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज लगी हुई है उसे सॉल्व करना है। फिफ्थ स्टेप में आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो लगे हुए हैं उनको सॉल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया उसका पीछे से आंसर देख लिया फिर कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपने एक ही इंस्टेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम से कम 25 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने हैं, उनके आंसर लिखकर फिर आपने पीछे से चेक करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने लेवल 1 की एक्सरसाइज करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लेवल 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। फिर लास्ट में आपने नीट के जितने भी लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। सो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ए ग्लास मार्बल हुज मास इज 100 ग्राम falls from a height of 40 meter and rebounds to a height of 10 meter. Find the impulse and average force between the marble and the floor. The time during which they are in contact is 0.1 second and g is equal to 9.8 meter per second. तो क्या दिया हुआ है, कहता है एक मार्बल कितनी हाइट से ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करता है, 40 मीटर हाइट से, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर इट इज स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने के बाद इट रीबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर हाइट के ऊपर रीबाउंड कर जाता है। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बिटवीन दिस बॉल एंड ग्राउंड, बॉल और ग्राउंड के बीच में इंपल्स क्या होगी। नाउ किस वेलोसिटी के साथ ये बॉल ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 40, और ये बॉल किस वेलोसिटी के साथ वापस गई, दैट इज v2 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 10। अब इंपल्स पूछी है, इंपल्स किसके बराबर होती है, मैंने आपको कहा है इंपल्स इज दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, j वेक्टर इज डेल्टा p वेक्टर। तो मीन्स हियर ये क्या होगी, दिस इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। p2 वेक्टर क्या होगा, m v2 वेक्टर माइनस m v1 वेक्टर। क्लियर। सो m v2 वेक्टर will be written as that is equal to v2 j cap, and v1 vector can be written as v1 minus j cap. So this will be written as m v2 plus v1 j cap, और मॉडुलस ऑफ j क्या आ जाएगा, that is m into v2 plus v1. This is here very important. चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, v2 माइनस v1 नहीं हुआ, v2 प्लस v1 हुआ है। क्यों चेंज इन मोमेंटम ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि बॉल स्ट्राइक करने के बाद रीबाउंड कर गई, जिसके कारण दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स अपोजिट हैं। जब आपको मैंने एक सिंपल सी बात बताई हुई है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, उनके बीच में चेंज निकालनी हो, तो उन दोनों वेक्टर्स को आपको उनके मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तब उस केस में अगर चेंज निकालनी है तब उनको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं तो उनमें चेंज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब v1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास, v1 पता है आपको, v2 आपको पता है, मास पता है, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगी, इंपल्स इंपार्टेड बाय दिस बॉल एंड टू द ग्राउंड आ जाएगी। और
अगर अब ये भी पूछा गया है कि वो एवरेज फोर्स कितनी बार ग्राउंड के ऊपर कितनी एवरेज फोर्स एग्जर्ट करेगी। अब इसको भी आपने निकालना है, एवरेज फोर्स निकालनी है। इंपल्स किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दैट बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के लिए कांटेक्ट में रहती है। तो t की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 0.1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास किसकी वो वैल्यू आ जाएगी, एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस m इंटू v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड, आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज फोर्स आ जाएगी। दैट कम्स नियरली 42 न्यूटन के करीब आ जाएगी। आपके पास जो इंपल्स आएगी, इंपल्स इंपार्टेड जो आएगी, दैट इज नियरली इक्वल टू क्या आएगी, 4.2 न्यूटन सेकेंड आ जाएगी टाइम से। अब यहाँ पे अगर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस मास, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जो एवरेज फोर्स आई है उसको मास से डिवाइड कर दोगे, तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन दिस इंपल्स, व्हाट इट इज, कहता है डिस्क ऑफ मास 20 ग्राम is kept floating horizontally by throwing 20 marbles per second against it from below, assuming that marbles strikes the disc normally and rebounds downward with the same speed. Calculate the speed with which the marbles are striking against the disc and mass of each marble is 10 gram. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इट इज सेड, कहता है एक डिस्क जो है एयर में फ्लोट कर रही है। वो कैसे एयर में फ्लोट कर रही है, देखो डिस्क एयर में फ्लोट नहीं कर सकती। अगर डिस्क ऐसे एयर में कभी फ्लोट नहीं कर सकती, क्यों, अगर डिस्क का जो अपना वेट है mg है, वो अपने वेट के साथ नीचे क्या करेगी, फॉल करेगी, हमेशा इसकी टेंडेंसी रहेगी। ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे क्या कहा गया है, डिस्क एयर में फ्लोट कर रही है। वो एयर में कैसे फ्लोट कर रही है, कहते हैं हम नीचे से मार्बल्स फेंक रहे हैं, नीचे से हम मार्बल्स फेंक रहे हैं, किस रेट के साथ, और वो मार्बल जो है 20 मार्बल्स आर थ्रोइंग पर सेकेंड। नीचे से हम मार्बल फेंक रहे हैं, वो मार्बल इस डिस्क के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक करने के बाद जिस स्पीड के साथ वो इस डिस्क के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक करने के बाद उसी स्पीड के साथ वो मार्बल्स क्या कर रहे हैं, रीबाउंड कर रहे हैं, वापस जहां से फेंक रहे हैं वहीं पे वापस आ रहे हैं। तो इट मींस दैट क्या हुआ, उसके कारण ये डिस्क क्या है, एयर में फ्लोट कर रही है। इट मींस दैट जो हम नीचे से मार्बल्स फेंक रहे हैं, वो मार्बल्स इस डिस्क के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। वो मार्बल्स क्या कर रहे हैं, इस डिस्क के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो फोर्स किधर एक्सर्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहे हैं। और वो फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रहे हैं, जितनी डिस्क का वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और उसी फोर्स के कारण ये आपके पास डिस्क जो है एयर में फ्लोट कर रही है। इट मींस दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द मार्बल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ डिस्क होगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी विल कैलकुलेट कि हाउ मच फोर्स दे आर एक्सर्टिंग ऑन द डिस्क। अब फोर्स क्या होगी, फोर्स मैंने आपको बताया है कि जितनी ये इंपल्स इंपार्ट करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम होगी। आपके पास फोर्स क्या होगी, इंपल्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब कितनी इंपल्स इंपार्ट करेंगे, सपोज कर लो एक मार्बल जो है m, उसका मास कितना है m, v स्पीड के साथ इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, और इट इज रीबाउंडिंग विद दिस सेम स्पीड। तो मतलब सेम स्पीड के साथ ये मार्बल क्या है, यहां से वापस आ रहा है। अब mv मोमेंटम के साथ ये मार्बल इस डिस्क के साथ स्ट्राइक कर रहा है, और mv ही मोमेंटम के साथ ये मार्बल वापस आ रहा है। तो इट मींस दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस मार्बल क्या होगा, 2mv होगा। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस मार्बल, 2mv। तो आपके पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स आ गई, इंपल्स कितनी आ गई, 2mv आ गई। तो फोर्स क्या आ जाएगी,
2mv/t आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि t कैसे निकालेंगे, 20 मार्बल्स आर थ्रोन पर सेकेंड। तो इट मीन्स दैट टाइम एक मार्बल को इसके साथ स्ट्राइक करने में, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 1/20 सेकेंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा, t कितना आ गया, क्योंकि 20 मार्बल्स आर थ्रोन इन 1 सेकेंड, इट मीन दैट t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 सेकेंड आ गई। स्मॉल है, मास ऑफ ईच मार्बल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ईच मार्बल 10 ग्राम दिया हुआ है, और मास ऑफ द डिस्क कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 20 ग्राम दिया हुआ है। और आपने क्या निकालना है कि किस वेलोसिटी के साथ आपके पास ये मार्बल्स थ्रो कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज गिवन, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी ऑफ द मार्बल कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां से जो वेलोसिटी ऑफ मार्बल आ जाएगी, दिस कम्स नियरली इक्वल टू 0.49 सेकेंड के करीब आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं व्हाट इट इज गिवन, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक्स ए rigid wall with the same speed but at different angles got reflected without any loss of speed as shown in figure. So it is asked to calculate the ratio of the force exerted and impulse in the two cases. अब हमारे पास दो डायग्राम्स दी हुई हैं। पहली डायग्राम में क्या है, आपके पास एक बिलियर्ड बॉल ऐसे स्मॉल m के साथ, स्मॉल m जिसका मास है v स्पीड के साथ ऐसे स्ट्राइक करती है और रीबाउंड कर जाती है सेम स्पीड के साथ, और सेम बिलियर्ड बॉल सेम वॉल के साथ सेम स्पीड के साथ आपके पास ग्राउंड इसके पर स्ट्राइक करेगी, लेकिन इट इज स्ट्राइकिंग विद एन एंगल, ये थीटा एंगल के साथ स्ट्राइक कर रही है, ये इट इज स्ट्राइकिंग विद एन एंगल 30 डिग्री, ये थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये डायग्राम दी हुई है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, जो इंपल्स इम्पार्टेड होगी बाय द बिलियर्ड बॉल टू दिस ग्राउंड, उसकी रेशो पूछी है। क्लियर? वेरी क्लियर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर ये बॉल जिसका मास m है, v स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी v के साथ, इफ इट इज रीबाउंडिंग, तो इसमें जो इंपल्स इम्पार्टेड होगा दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv होगा। मैंने अभी बताया है कि सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ऐड होंगे, mv माइनस ऑफ mv, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2mv कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली आपके पास क्या होगा, इसका जो होगा इसका जो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आएगा, इस अब देखिए ये आपके पास अब एक ये v स्पीड के साथ ऐसे स्ट्राइक कर रही है, दिस v इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, दिस v cos 30 और दिस इज हैविंग v sin 30 डिग्री। सिमिलरली दिस v इज आल्सो हैविंग टू कंपोनेंट्स, इधर इसका क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो दिस विल बी v cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, v sin 30 डिग्री। Similarly, this v is also having two components. This is v cos 30 डिग्री ऊपर की तरफ, और इधर क्या आ जाएगा, v sin 30 डिग्री आ जाएगा। अगर हम देखें अब इस बिलियर्ड बॉल का चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वॉल और अलोंग x एक्सिस क्या आएगा, 0 आएगा, v sin 30, v माइनस v sin 30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलोंग y एक्सिस क्या आ जाएगा इसका, दैट विल बी 2mv cos 30 आ जाएगा। इंपल्स क्या आ जाएगी, इट मीन दैट 2mv cos 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर? तो रेशियोज ऑफ द इंपल्सेस क्या आ जाएगी, j1 बाय j2 क्या आ जाएगी, 2mv डिवाइडेड बाय 2mv cos 30, 2mv कैंसल आउट हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो दिस बिकम्स रेशियो ऑफ द इंपल्सेस क्या होगी, 2/√3 आ जाएगी। क्लियर? और रेशियो ऑफ द फोर्सेस भी क्या होगी, जो इंपल्स की रेशियो होगी वही रेशियो ऑफ द फोर्सेस होगी। रीजन बीइंग केस में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों केसेस में बिलियर्ड बॉल का जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है विद द बॉल वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है।
यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम्स को, वेलोसिटी वेक्टर्स को रिजॉल्व करके निकाला, आप इसका चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, उन वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनमें आपने चेंज निकालनी है, तो आपके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2a sin, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, 2a sin theta by 2. This is the change in momentum, change in the magnitude of the two vectors whose magnitudes are equal and the angle between them is theta. So here, what is here a is here, a is here mv, what is here theta, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, this is the angle between the two vectors, what is this, this is 30 degree, this is also 30 degree, so this angle is क्या होगा, 120 degree होगा, this angle will be 120 degree, तो आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, साइन 120/2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट, वही आपके पास दैट बिकम्स, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू √3/2, तो रेशो आपके पास वही आपके पास बन जाएगी। तो आप चेंज इन मोमेंटम आप इसका यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है इन द फिगर गिवन बिलो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल of mass 0.1 kg as shown in figure, the impulse at time t is equal to 2 सेकेंड। आपके पास एक किसी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उस पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए क्या पूछा है, इंपल्स पूछी है, दिस ग्राफ इज गिवन, ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, इट इज लाइक दिस, क्लियर। तो ये आपके पास ग्राफ किसके बीच में है, x और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपके पास, जो x की वैल्यूज दी हुई हैं, दैट इज गिवन इन मीटर, दिस इज 2, दिस इज गिवन 4 और दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज, तो दिस here टाइम इज गिवन 2 सेकेंड और दिस इज 4, दिस इज 6 एंड सो ऑन। It is asked what is the impulse at t is equal to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर इंपल्स क्या होगी। अब देखिए इस ग्राफ से बड़ा क्लियर है कि पहले बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अप टू 2 सेकेंड इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन 2 सेकेंड के ऊपर जाकर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ गया। तो दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि आपके पास 2 सेकंड के ऊपर जाकर ये आपके पास बॉडी जो है रेस्ट के ऊपर आ गई, मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, मींस उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2 सेकंड तक उसका मोमेंटम कितना है, पहले इनिशियल मोमेंटम कितना है, p1, दैट इज इक्वल टू m into v एंड m इज गिवन हियर 1 kg, व्हाट इज द वेलोसिटी अप टू 2 सेकंड, तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव द वेलोसिटी, वो क्या आएगी 1, क्लियर। p2 क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 into 0, दैट इज इक्वल टू 0, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, डेल्टा p, p2 माइनस p1, दैट इज 0 -1 न्यूटन सेकेंड, दिस इज द impulse imparted by this body in this for whose position time graph is given as shown in diagram. So these are some problems which are related with the impulse momentum theorem. तो आपने सिंपल क्या करना है, जितनी भी ये मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं इन सभी प्रॉब्लम्स में मैंने क्या कैलकुलेट किया है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया है। चेंज इन मोमेंटम में कैलकुलेट करने में आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये नहीं है कि इनिशियल मोमेंटम माइनस ही करना है, आपने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किया है, तो मीन दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो इसमें मेजर जो चीज आपने ख्याल रखना है, अगर तो आपके पास
अपोजिट डायरेक्शन में है तो चेंज इन मोमेंटम ऐड होना है, अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होना है, आपके पास सब्ट्रैक्ट होने हैं। अगर किसी एंगल थीटा के ऊपर दो मोमेंटम्स हैं तो उस केस में उनके चेंज इन मोमेंटम क्या आने हैं, 2p sin θ/2 आनी है। बस ये चीज आपने ख्याल रखनी है। तो चेंज इन मोमेंटम आते ही आपके पास क्या आ जाएगी, इंपल्स आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम ऑफ इंपैक्ट दिया हुआ है तो उसे टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। क्लियर? सो दीज आर दी सम प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब मैं आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स किसके ऊपर करवाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। दो स्टेटमेंट दी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। पहली स्टेटमेंट थी कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। सेकंड स्टेटमेंट थी कि आपके पास फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। दिस इज आल्सो मींस वेक्टर सम ऑफ, दिस इज आल्सो हियर वेरी इंपॉर्टेंट, total momentum before vector sum of the total momentum before collision is equal to the vector sum of total momentum after collision है। देखिए इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। कहता है एक कार्ट एंड ए मैन मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, द masses of cart and man are 25 kg and 50 kg respectively. The velocity of cart is 0.2 meter per second. When the man approaches the cart, jumps on it, and after this, the cart carrying the man acquires a velocity of 0.6 meter per second in the direction in which the man is walking. कहता है what is the velocity with which the man was walking. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पास क्या है, मैन है। सपोज इस मास इज m, सपोज इट इज मूव विद वेलोसिटी v1 इन दिस डायरेक्शन, और ये आपके पास क्या है, कार्ट है। दिस इज द कार्ट, let its mass is capital M, it is moving with velocity v2. क्लियर? ना ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर क्या करता है कि जैसे ये मैन कार्ट को अप्रोच करता है, मैन इसके ऊपर जंप कर जाता है। ना क्या होगा, मैन कार्ट के ऊपर जंप कर जाएगा, और जब मैन कार्ट के ऊपर जंप कर जाएगा, कार्ट और मैन यहाँ पे इकट्ठे हो गए, बंदा यहाँ पे आ गया, बंदा अब कार्ट के ऊपर आ गया, और कहता है कि अब ये दोनों किसकी डायरेक्शन में, उसने दिया हुआ है कि इन दी डायरेक्शन, अब ये दोनों इकट्ठे मैन की ही डायरेक्शन में वॉक करेंगे। मैन इधर जा रहा है तो सपोज ये दोनों v वेलोसिटी के साथ इधर जा रहे हैं। क्लियर? तो पहले बिफोर जंपिंग इनका टोटल मोमेंटम लिख लेंगे, फिर आपके पास टोटल मोमेंटम आफ्टर जंपिंग लिख लेंगे। लेकिन डायरेक्शंस का आपने ख्याल रखना है। पहले बिफोर जंपिंग आपके पास टोटल मोमेंटम क्या होगा, m v1 माइनस m इंटू v2। क्या होगा, माइनस m इंटू v2। आफ्टर जंपिंग क्या होगा, टोटल मास क्या बन जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब इसकी वेलोसिटी, हमने मैन की वेलोसिटी क्या ली है, पॉजिटिव ली है, और इसकी वेलोसिटी क्या ली है, नेगेटिव ली है। तो अब हमने आफ्टर जंपिंग एज इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैन, तो इसका टोटल मोमेंटम आफ्टर जंपिंग हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। आफ्टर जंपिंग लेट देयर वेलोसिटी बिकम v। क्लियर? अब इस चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर पहले मैं मैन का मोमेंटम नेगेटिव लेता हूं, कार्ट का मोमेंटम पॉजिटिव लेता हूं, तो आपके पास जंपिंग के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या लेना होगा, नेगेटिव ही लेना होगा। अब इसने क्या दिया हुआ है, मासेस दिए हुए हैं। मैन का मास कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 50 kg, स्मॉल m इज 50 kg, कैपिटल M क्या दिया हुआ है, 25 kg, और आपके पास v2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और आपके
आपके पास कैपिटल V दिया हुआ है कितना 0.6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, V1 पूछा है। अगर आप यहां से V1 कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स दैट विल बी नियर क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। So next question, this is also based upon this conservation of linear momentum. सुनिए ध्यान से, कहता है 20 ग्राम बुलेट emerges through the plate of mass m1 that is of 1 kg and then comes to rest inside a second plate of mass m2 that is of 2.98 kg as shown in diagram. It is found that two plates initially at rest now move with equal velocities. Find the percentage loss in initial velocity of the bullet when it is in between m1 and m2. Neglect any loss of material of the bodies due to action of the bullet. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। What is the question? कहते हैं आपके पास दो प्लेट्स हैं। There are two plates. One is this one. There are two plates. और दोनों प्लेट्स क्या हैं? इन दोनों प्लेट्स के मासेस क्या हैं? दिए हुए हैं। एक प्लेट का मास कितना दिया हुआ है? That is given of one plate is of mass 1 kg. Another plate of mass, what is this? Another plate of mass m2 that is equal to, it is given 2.98 kg. 2.98 kg की है। एक प्लेट क्या है? 1 kg की है। दूसरी प्लेट क्या है? 2.98 kg की है। यहां से हमने एक बुलेट फायर की। इस बुलेट का भी मास दिया हुआ है। कितना बुलेट का मास दिया हुआ है? 20 ग्राम मास दिया हुआ है। 20 ग्राम मीन्स 0.2 kg इसका मास दिया हुआ है। कहता है सपोज कर लो ये बुलेट v स्पीड के साथ फायर करती है। जब ये v स्पीड के साथ फायर करती है, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। प्लेट नंबर 1 से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है? जो भी इसकी वेलोसिटी बनेगी, लेट इट बी वेलोसिटी v1, उसके बाद ये दूसरी प्लेट में एंटर कर जाती है। जब ये दूसरी प्लेट में एंटर कर जाती है, वहां से ये बाहर नहीं निकलती है। यहां से ये बाहर नहीं निकलेगी। और होगा क्या कि ऐसा होने से दोनों प्लेट्स क्या हैं? दे स्टार्ट्स मूविंग विद सम वेलोसिटीज, और वेलोसिटीज क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये दे आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, और वो उनकी वेलोसिटीज जो भी वेलोसिटी के साथ ये मूव करेंगी दोनों प्लेट्स, उन दोनों प्लेट्स की वो वेलोसिटीज क्या होंगी? इक्वल होंगी। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट व्हेन इट इज इन बिटवीन द प्लेट्स। जब ये बुलेट इन बिटवीन द प्लेट्स है, इसकी परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² माइनस जब आपके पास ये इन बिटवीन है उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv1² डिवाइडेड बाय इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसकी क्या होगी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट इज v² माइनस v1² डिवाइडेड बाय v² मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे कुछ नहीं पता, v भी नहीं पता, v1 भी नहीं पता। अब इनको देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे v और v1 को। पहले हम इस बुलेट और इस बुलेट और प्लेट 1 के बीच में वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे लिखेंगे? आपके पास इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम कितना है आपके पास? दैट इज 0.02 इंटू v है। प्लेट का मोमेंटम कितना है? बिफोर स्ट्राइकिंग 0, क्योंकि प्लेट रेस्ट के ऊपर है। उसके बाद आपके पास इस प्लेट का मोमेंटम कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 इंटू v2, और बुलेट का मोमेंटम क्या आ जाएगा?
दैट इज 0.02 into V1। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। पहले हमने क्या ले लिया, बुलेट और प्लेट 1 के बीच में कोलिजन ले लिया, और उसके कोलिजन की इक्वेशन क्या बन गई, 0.02V इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 into V2 प्लस 0.02 into V1। अब हम क्या लेंगे, इस बुलेट और प्लेट 2 का कोलिजन लेंगे। उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, उसके लिए इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, 0.02 into V1 सेकेंड प्लेट इज एट रेस्ट प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो टोटल मास कितना बन जाएगा, दिस बिकम्स 3 और मल्टीप्लाई बाय दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v2। तो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं ये इकट्ठे होकर, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों प्लेट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब हमने हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं v, v1, v2, और हमें क्या चाहिए, सिंपल v और v1 चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 0.02 को इधर ले जाएंगे और इनको आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, v2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास v और v1 में एक रिलेशन आ जाएगा। या तो आप v1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दैट कम्स 25% आपके पास आ जाएगी। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर टुडे। सो बच्चों, जैसा आपको पता है कि मेरी ये सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, और इस राष्ट्र के पीएम केयर फंड को समर्पित है। सो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और जिससे आपने कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। क्लियर? तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।